नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल द प्रेस लेंस में स्वागत है। आज मेरे साथ एक भैया जुड़े हैं जो कि आर्मी के लिए काफ़ी जुनूनी है, जो सरहद पर जाकर भारत माता की रक्षा करना चाहते हैं और अपने विरोधियों का गला काटना चाहते हैं। तो इस पर आज आज इनका खास इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो आप कब से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी की? सबसे पहले भैया तो मैं बता दूं आपको कि हमारा नाम ओमकार ठाकुर है और हम जिला सहरसा बिहार से बिलोंग करते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूं। जैसे हर किसी मिडिल क्लास लड़के का ये ख्वाब रहता है कि अपने वतन के लिए सेवा करूं और उसके लिए मेहनत करता है वो। तो भाई पहले होता था ओपन भर्ती, जब मोदी सरकार ने अग्निवीर या अग्निपथ योजना नहीं लाए उससे पहले होती थी ओपन भर्ती। तो भाई ओपन भर्ती का प्रक्रिया ये होता था कि भाई पहले रनिंग होती थी, रनिंग क्लियर करने के बाद भाई मेडिकल होता था, मेडिकल के बाद एग्जाम और एग्जाम के बाद भाई मेरिट बनती थी और टोटल मेरिट के आधार पर बंदा फौजी बन जाता था। तो पहले आसान प्रक्रिया थी और मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिल जाता था। और उस वक्त क्या था कि भाई 17.5 से 21 और ट्रेड्समैन और टेक्निकल के 23 तक उम्र थे। तो सब बंदा इतना सेटिस्फाई था कि 4-5 साल के मेहनत के अंदर हम उस फौज की वर्दी को ले लेंगे। लेकिन फिलहाल अग्निपथ योजना आने के बाद जो अभी अपने देश में देखा जा रहा है, सबसे पहले तो जो बंदे 21 तक थे उनके पास ये होप था कि अग्निपथ योजना के तहत 23 एज हो जाए तो हम लोग भी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन भैया ऐसा तो हुआ नहीं, मोदी सरकार ने 21 तक रोक दिया। तो वहां पर बंदे लेकिन जो 17 से 23 के बीच में बताया गया था कि उसकी उम्र बढ़ाकर 21 साल से 23 साल तक कर दी गई है, 17.5 साल से, क्या वो अफवाह थी? बिल्कुल बिल्कुल अफवाह है। अभी तक जो जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उन सब तक यही अफवाह है कि 17.5 से एज बढ़कर 17.5 से 21 का एज बढ़कर 23 साल तक हो गया है। जो अब तक कोई भी इंडियन आर्मी के वेबसाइट से ऐसी नोटिफिकेशन नहीं मिली है। तो आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो प्लीज ऐसी अफवाह में ना पड़िए। अभी तक की उम्र इंडियन आर्मी की अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 साल है और 23 साल अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। सरकार की तरफ से तो ये कहना है कि अग्निपथ योजना जो है एक सुनहरा अवसर है भारत माता की रक्षा करने के लिए। अगर जो भी सेलेक्ट होता है युवा 17 साल से 23-21 साल की उम्र के बीच, उसको उसकी सैलरी स्टार्टिंग होगी 30,000 रुपये से, फिर धीरे धीरे 33,000, 36,000, 40,000 तक पहुंचेगी और उसमें से 30% फंड जो है गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। और उसके बाद जब वो आपकी जॉब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तब वो उतना ही रुपया मिला के आपको मुआवजा मिला के ब्याज के साथ देगी 11,17,000 रुपये। तो क्या ये एक अच्छी योजना नहीं है कि जो कि एक आर्मी के लिए, देश के लिए, कि कुछ चुनिंदा लोग ही सिलेक्ट होंगे, हमारी देश की रक्षा की भूमिका और सुरक्षा की प्रक्रिया और मजबूती से बढ़ेगी? बिल्कुल आपका कहना जो है उस हिसाब से सरकार ने यही कहा था कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए बंदे आएंगे फौज में, देश की सेवा करेंगे और जो प्रॉपर अलाउंसेस हैं उन्हें वो प्रॉपर मिलेंगे। लेकिन भैया मेरा कहना ये है कि 4 साल के लिए क्यों? जो हम ओपन भर्ती में जाते थे मिनिमम 15 से 18 साल तक देश की सेवा करते थे। तो हर कोई लड़का भैया यही चाहता है, जो मिडिल क्लास घर का जो भी बंदा मेहनत करता है, कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने खून का हर कतरा इस वतन के नाम कर सके। और हिंदुस्तान में जो भी बंदा रहता है ना, वो अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करने के लिए अपनी अंतिम हर सांस चाहता है। तो भैया 4 साल नहीं, ये उम्र जहां तक थी जो 10-15-18 साल तक थे वो वहां तक होता तो और बेहतर होता। लेकिन फिर भी जो भी 4 साल हुए, यहाँ 4 दिन के लिए भी अगर वो फौज की वर्दी को वो बंदा मुकम्मल करता है, जो सुबह शाम मेहनत करता है ना, तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। लेकिन रीजन यहाँ पे ये है कि हमें 4 साल भी मिलता तो भी हम सेटिस्फाई थे। लेकिन जिनकी एज निकल गई है ना, उनके लिए सबसे बड़ी अभी मुसीबत हो गई है कि वो बंदा करे तो क्या करे। अभी ऑफिसर्स रैंक के लिए वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि दौड़ दौड़ के उसने सारे गांठ तोड़ रखे हैं। अभी जो मेमोरी होता है ना भैया, जो रनिंग करने जाते हैं सुबह शाम दौड़ते हैं, उनके पास भैया कुछ बचता नहीं, मेहनत कर करके उनका ये भी ढीला हो जाता है। तो क्यों फिर युवा तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, सीधा ऑफिसर रैंक की और दूसरी प्रक्रियाओं की तैयारी करें आर्मी के लिए? भाई देखिए, अपने अपने ओहदा के हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से यहाँ हर बंदा मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स रैंक के लिए बंदे मेहनत नहीं कर रहे, एनडीए सीडीएस के लिए भी बंदे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द हमें उस फौज की वर्दी को हमें पाना है, ऐसा डिटर्मिनेशन के साथ अगर आगे भारत माता के लिए जो जो जान देने को न्यौछावर है, अपनी वतन सरहद पे खड़ा होकर रक्षा करने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमको ये मौका मिले और इस मौके को पनपे और अपने घर वालों को और अपने वतन को गर्व, अपना सर जो है गर्व से ऊंचा करे और हिंदुस्तान का नाम गर्व से ऊंचा करे। बिल्कुल भैया, बात ये है ना, बात है वतन की सेवा की, बात है मोहब्बत की। और भैया बस इतना समझिए कि मोहब्बत जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और अगर यकीन हो तो जीना सिखाती है। और वो कैसे समझेंगे मुर्शद दर्द हमारा जिन्हें रातों को नींद आती है। जरा पूछिए उन बंदों से जो फौज की तैयारी करते हैं,
भैया उनके ख्वाबों में भी ना उस फौज की वर्दी की यादें सताती है, उस फौज की वर्दी की यादें सताती है। तो जो मोहब्बत जो हमारे देश के वतन के लिए लोगों ने रखी हुई है अपने वतन के लिए, खासकर फौजियों ने, जो जितनी मोहब्बत जितना लव वो अपने देश से करते हैं शायद उतना कोई भी नहीं करता। जो सरहद पे जान न्यौछावर करने को तैयार है वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि एक अग्निवीर एक इस तरीके से भी सत्ता ने ये पक्ष रखा है कि चुनिंदा ही लोग आगे बढ़े, ताकि अगर आप इसराइल और बाकी अन्य देशों में देखें तो वहाँ के हर एक घर से हर एक फौजी निकलता है। तो ये आपको नहीं लगता कि सरकार ने ये एक नीति निकालने की सोची है कि वो 4 साल के लिए जो भी आके रहे लेकिन उनको एक सरकारी ट्रेनिंग मिले कि जब जरूरत पड़े भारत माता के लिए न्यौछावर होने की, तब वो सरहद पर जाकर खड़े हो सके। जी बिल्कुल, सरकार की जो भी ये नीति है अग्निपथ योजना, हम इसमें थोड़ा सा सुधार ये चाहते थे कि जो भी बंदे इसमें आते हैं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनते हैं, देश की सेवा करते हैं 4 साल, मैं चाहता हूं अगर वो रिटायर होते हैं 4 साल के बाद प्रॉपर अलाउंसेस के साथ घर वापस आते हैं, उनके बाद उसके खत्म होने के बाद उस करियर के बाद वो आगे करियर कैसे बनाए, मैं ये चाहता हूं सरकार से कि उसके आगे के लिए भी सरकार उनके लिए पहलू तैयार करे, जिसके बेसिस पे वो अपनी आगे की जिंदगी जी सके अच्छे तरीके से और वतन की सेवा कर सके। और मोहब्बत की बात है, सुकून की बात है, उस वर्दी के लिए तरफ हर किसी युवा में है, लेकिन एक जिंदगी में जो ठहराव होता है ना, वो कोई भी जल्दी से नहीं चाहता। वो चाहता है कि पहले जिंदगी अपनी मुकम्मल कर लूं, एक अच्छा एसेट तैयार कर लूं जिससे मैं अपने फैमिली को आगे बढ़ा सकूं और अपनी जिंदगी को अच्छे से निभा सकूं। अच्छा, अगर किसी को बड़े ऑफिसर रैंक के पद पर जाना है तो उसे किस प्रकार की प्रक्रियाओं से मतलब गुजरना पड़ेगा? रिटर्न टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, कितनी तरीके के इम्तिहान है, परीक्षाएं देनी पड़ेगी? देखिए भैया, यहाँ पे अपने देश में क्या है कि ऑफिसर्स बनने के लिए बस 2 ही एग्जाम होते हैं। मतलब आप सेना में अगर जाना चाहते हैं ऑफिसर्स के पद पे तो 2 ही एग्जाम होते हैं। एक होता है भैया मतलब जब आप 12 के प्रिपरेशन में रहते हैं उस दौरान भैया एनडीए का एग्जाम होता है, तो वो बंदे एनडीए से सीधा आईएमए में जाते हैं और आईएमए में ट्रेनिंग लेने के बाद वो सीधा लेफ्टिनेंट बनते हैं। अगर उसके बाद बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके बाद भी उनके पास ऑफर रहता है कि वो ग्रेजुएशन खत्म करने के साथ साथ वो सीडीएस के लिए एग्जाम दे सकता है। और सीडीएस ही एक ऐसा एग्जाम है जिसके तहत वो सीधा ऑफिसर्स पद को पा सकता है, लाइक लेफ्टिनेंट पद को हासिल कर सकता है। तो ऑफिसर्स बनने के लिए अभी 2 ही एग्जाम होते हैं, दैट इज एनडीए और सीडीएस। देखिए, विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि चाइना ने हमारे यहाँ के कुछ बॉर्डर के कुछ एरिया को कब्जा कर लिया है। हमारे जवान जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हमारे सबूत मांगे गए थे कि सबूत दिखाओ कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई, कैसे हुई, कई सबूत मांगे जाते हैं। पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जवान दिन पर दिन शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे सबूत मांगे जाते हैं विपक्षी दलों की तरफ से। तो आपको कैसा महसूस होता है कि जब आप आर्मी की खुद तैयारी कर रहे हो और ऐसे विपक्षी दल हैं या ऐसे लोग हैं जो सबूत मांगने पर लगे हुए हैं, कि क्या बीतती है सेना के जवानों पर? देखिए भैया, जो मेहनत करता है उसे अगर ये सुनने को मिलता है कि सेना पर कुछ भी आरोप लग रहा है या सेना से कोई भी सबूत मांगा जाता है तो दिल दहलता है। दिल उस गद्दार का नहीं दहलता जो सेना को कुछ नहीं समझता, जिसके लिए मातृभूमि कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी विपक्षी पार्टी, अगर कोई भी नेता ये कहता है कि हमें अपने सेना पे एतराज है या हमारे सेना ने क्या किया इसका सबूत हमें चाहिए, तो फिर वो इंसान इस मातृभूमि के लिए कुछ भी नहीं सोचता, वो सीधा का सीधा गद्दार है। और अपने वतन के लिए गौरव कुछ भी अगर होता है तो उस पर हमें स्वाभिमान रखना चाहिए, उस पर हमें अभिमान रखना चाहिए, ना कि उस पर सबूत मांगना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसा करता है तो वो सचमुच एक ट्रेटर है, एक गद्दार है। सही कहा कि खुद के देश के लिए इज्जत होनी चाहिए, खुददारी होनी चाहिए। देखिए, अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर या तो इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा लोड हो गया है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। तो जो सरकार की तरफ से इतनी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे क्या करें आगे अगर आर्मी में सिलेक्शन देना चाहते हैं? और पुलिस, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, वो भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आप सरहद पर रक्षा कर रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं जान, तो वो देश के भीतर जो दंगे होते हैं या कुछ भी रात में सुरक्षा, चोरी से और हर गुंडागर्दों से सुरक्षा कर रहे हैं हमारी। ऐसी जो नौकरियां नहीं निकल रही, इन नौकरियों की प्रक्रिया पे आपका क्या कहना है कि क्या बच्चे तैयारी करें, अपने आप को मेंटली ऐसा फिट करें कि डिप्रेशन में ना आ जाए? देखिए भैया, मैं ओपन भर्ती जाता था, वहाँ जब रनिंग वगैरह सब बच्चे करके निकलते थे, जो कोई फेल होता था वो गले मिल के रोता था, तो उसके एहसास को मैं अच्छे से समझता हूँ। क्या दर्द गुजरती है उस लड़के पे जो दिन रात मेहनत करता है फिर भी असफल रहता है, तो उस दर्द को मैं समझता हूँ। और बहुत सारे ऐसे लड़के या फिर लड़कियां जो मेहनत करती हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके दर्दों को, एहसासों को मैं रोज लिखता हूँ और उस एहसास को खुद से रोज जोड़ता हूँ।
और मैं जानता हूं कि दर्द क्या होता है। तो मेरा सबसे बस इतना कहना है कि कभी भी खुद को इतना डिप्रेस मत करो कि आपकी जिंदगी में कोई होप ना रहे। एक उम्मीद जिंदगी में हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी भी फेल होते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आगे और मेहनत करने का। तो अगर किसी का भी एज ओवर हो गया, डिप्रेस ना हो, सुसाइड ना करे। मैंने बहुत सारे ऐसे खबर देखे हैं जिसमें बंदे सुसाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, और बहुत ही सैडफुल है। तो कहना ये चाहेंगे कि बहुत सारी भर्तियां आ रही है, एसएससी बहुत सारी भर्तियां लेके आ रहा है, और जो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल की भर्तियां अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं। तो भारी मात्रा में जो ये वैकेंसीज आ रही हैं, इनके लिए आप अप्लाई करिए। देखिए, एक वर्दी से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता। तो अगर आप किसी भी वर्दी को पाकर इस मातृभूमि का सेवा करते हैं तो आपसे बड़ा सिपाही कोई नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे खड़े होकर ही मातृभूमि का कर्ज अदा कर सकते हैं। जरूरत यह है कि हमें कोई भी वर्दी मिलती है, उसे अगर वफादारी से हम निभाते हैं तो हम मातृभूमि के एक अच्छे सेवक बनते हैं। तो जरूरत यह है कि जिस किसी भी कांस्टेबल की भर्तियां आगे आ रही है, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, हमें उसे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कभी भी हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ के रहना चाहिए कि हम आगे बेहतर करेंगे, क्योंकि हमें एक माँ का नहीं 2 माँ का सेवा करना है। एक माँ वो जो हमारी मातृभूमि है, एक माँ वो जिसने हमें जन्म दिया है, और उसका कर्ज हमें मरते दम तक अदा करना है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। लिखने की बात की तो लिखता तो मैं भी हूँ। मतलब जब मैं देखता हूँ, लिखता हूँ, तो काफ़ी लोगों का दर्द महसूस करना पड़ता है। आसपास के एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, अनुभव लेना पड़ता है कि कौन किस दर्द में, फिर उस हिसाब से लिखने में उतारना पड़ता है अपने आप को। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे या जो भी युवा पीढ़ी है, वो इन सब, जैसे सेना के प्रति जुनून होने के बजाय या किसी के प्रति जुनून होने के बजाय, वो जुनून है लड़की के पीछे। वो लड़की के पीछे भाग रहे हैं, और लड़की के पीछे भागने के बाद जब ब्रेकअप हो जाता है उनका, तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा फूकते हैं, हर तरीके के नशाग्रस्त हो जाते हैं वो, और अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा लगता है वो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब जब तक अपना एक लक्ष्य साध ना लो, पूरी तरीके से प्राप्त ना कर लो, क्या तब तक लड़की के पीछे या अपनी जिंदगी खराब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, बात यहाँ पर मोहब्बत, नशा और लड़की, ये तीनों को कंपेयर करके कहना है। तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मोहब्बत जो सच्ची हो ना, तो वो गंदी और बुरी नहीं होती। अगर मोहब्बत आपकी ऐसी है जो आपके कामयाबी में आपका साथ दे सके, तो मोहब्बत ऐसी करो। अगर मोहब्बत आपकी ऐसी है जो आपके सोच, आपकी नियत के साथ अपने आप को जोड़ सके, तो मोहब्बत ऐसी करो। मोहब्बत अगर आपकी ऐसी है जो आपके बुनियादों को समझने और उसे बराबर आगे बढ़ाने में साथ दे, तो मोहब्बत फिर ऐसी करो। ऐसी मोहब्बत कभी ना करो जिसकी वजह से आपको नसें काटने पड़े। ऐसी मोहब्बत कभी ना करो जिसकी वजह से आपके माँ बाप का दिल दुखे। ऐसी मोहब्बत कभी ना करो जो आपको नाकामयाब करे। मोहब्बत करो तो ऐसी करो जो आपको कामयाब करे। और दूसरी बात, रही बात नशे की, डिप्रेशन भैया एक ऐसा दौर है जिस दौर में हमारे अभी लाखों करोड़ों युवा इस देश में गुजर रहे हैं। डिप्रेशन में आने के साथ साथ वो लड़के नशा करते हैं, और नशा के अंजाम उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा मिलता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज को, चाहे वो नशा हो, लड़की हो, या कैसी भी मोहब्बत हो, उसे अपने ऊपर कुछ ऐसे हावी मत होने दो जिससे आप अंदर से टूट जाओ या फिर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप खुद को संभालो, आप खुद को मेडिटेशन दो, आप खुद को ऊपर वाले के साथ जोड़कर देखो, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आप खुद के एहसास को साफ और सदृढ़ बनाने की कोशिश करिए। जिंदगी बहुत प्यारी है, ऊपर वाला किसी को बेकार का नहीं बनाता है, इसलिए डिप्रेशन में जाने से लाख बेहतर है मेडिटेशन करिए, अपना मोटिवेशन हाई रखिए, और अच्छे अच्छे विचारों को सीखते हुए अपनी जिंदगी को आगे की ओर प्रेरित करिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। देखिए, आपने मोहब्बत की अगर बात की, तो जो ये मोहब्बत आपने बोला है, ये बहुत कम लोगों को ही मिलती है। शायद मुश्किल से 4 या 5% लोगों के जिनको ऐसी मोहब्बत, ऐसा लव मिलता है जो उनको कामयाबी की तरफ लेके चलता है या दौड़ता है। लेकिन जो मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये मोहब्बत सिर्फ होनी चाहिए तो अपने माँ बाप से, खासकर अपनी माँ से मोहब्बत होनी चाहिए? क्योंकि माँ जिस तरीके से अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, जिस तरीके से लव करती है माँ, उस तरीके से कोई लड़की नहीं कर सकती। और लड़की को छोड़ने में 2 पल भी नहीं लगते। जैसे वो भगवान कृष्ण ने बोला है, अगर बात की जाए महाभारत के युद्ध में, उन्होंने बोला था कि जो एक पल में, एक क्षण में, एक मोमेंट में अगर किसी को त्यागने की क्षमता रखता है, उससे ज्ञानी महात्मा पुरुष आदमी कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि लड़कियां भी एक पल में, एक क्षण में त्यागने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती? और मोहब्बत तो सिर्फ करनी चाहिए तो अपनी माँ के साथ ही करनी चाहिए और अपने माँ बाप के साथ ही करनी चाहिए।
देखिए, इस ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास है माँ का मोहब्बत। और देखिए, माँ का मोहब्बत अनकंडीशनल है। इसे आप किसी भी मोहब्बत के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि लड़की की मोहब्बत से लाख गुना बेहतर माँ की मोहब्बत है या इस दुनिया की कोई भी मोहब्बत है, तो सबसे पहले आप मोहब्बत को गलत नज़रिए से देखना बंद कर दीजिए। मतलब ये है कि मोहब्बत आज से नहीं, मोहब्बत युगों से चली आ रही है। मोहब्बत वो भी थी जिसे राधे कृष्णा के नाम से ये वतन जानता है, ये मुल्क जानता है। मोहब्बत वो भी थी जो सीता राम से जो लोग जानते हैं। मोहब्बत सादगी में थी, जो मोहब्बत लोग आज तक एहसास में रखते हैं। मोहब्बत वो नहीं है जो गंदगी है, मोहब्बत वो नहीं है जिसमें हवस है, मोहब्बत वो नहीं है जो यूज कर छोड़ देते हैं, मोहब्बत वो नहीं है जो कातिल बनाता है। मोहब्बत वो है जो सच्चा एहसास देता है। देखिए, मोहब्बत को गलत नजरिए से देखना बंद कर देना है और ये जबरदस्ती मन में भर देना कि मोहब्बत कोई लड़की सच्ची मोहब्बत नहीं दे सकती या कोई लड़का सच्चा मोहब्बत नहीं कर सकता। ये सब बस एक आपके विचार हो सकते हैं, ये आपके बस एक कट्टर विचार हो सकते हैं कि मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। ये अच्छी सोच है कि आपने माँ के साथ मोहब्बत की, क्योंकि उस मोहब्बत के आगे तो भैया सब मोहब्बत फेल है। लेकिन माँ की मोहब्बत के साथ कंपेयर करना यहाँ पे जायज नहीं है। लेकिन बात अगर दूसरी मोहब्बत की जाए तो हर मोहब्बत अच्छी हो सकती है अगर उसे निभाया सही तरीके से जाए। मोहब्बत सादगी है जिसे महसूस करना आना चाहिए। प्यार हो, मोहब्बत हो तो शिव पार्वती जैसी हो। भले ही कैलाश पे रहो, कुछ ना हो, लेकिन रानी अपने महलों को छोड़ करके कैलाश पर रहने को बेताब हो जाए और रहने आ जाए कि नहीं, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत हो तो ऐसी हो जिसके लिए 14 साल वनवास काट लिया जाए। मोहब्बत हो तो ऐसी हो जिसको हर हमेशा राधे कृष्णा के नाम से जाना जाए। मोहब्बत हो तो ऐसी हो जो शिव पार्वती के नाम से जाना जाए। मोहब्बत हो तो ऐसी हो जो सीता राम के नाम से जाना जाए। देखिए, आपने बहुत ही शानदार इंटरव्यू दिया, प्रेरित किया लोगों को। हमारे चैनल के माध्यम से वो देखेंगे, आपको सुनेंगे, और आप काफ़ी इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियोस भी वायरल है। किस नाम से चैनल है? ये हमारा आर्मी बॉयज ओमकार ठाकुर के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और यूट्यूब पे भी सेम अकाउंट है। आप काफ़ी आर्मी से रिलेटेड शायरी करते हैं, काफ़ी प्रेरित करते हैं लोगों को कि हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तो सफलता हाथ लगेगी ही, जरूर लगेगी। तो काफ़ी शुक्रिया आपका। आपने अपना हमें सेना के प्रति, मातृभूमि के प्रति, हिंदुस्तान, भारत माता की सरहद पे रक्षा के प्रति, ये आपने हमको अपना इंटरव्यू दिया, बताया कि सरहद से बढ़कर कुछ नहीं है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। एक सरहद पर एक हमारी देश जो हमारी माँ है और दूसरी जो हमारी माँ जिन्होंने हमको जन्म दिया। हमें इन्हीं के लिए ही जीना चाहिए, मरना चाहिए और अंत तक का लड़ना चाहिए। धन्यवाद।